हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम परसेंटेज चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से कवर कर रहे हैं सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए। और ये सेशन आपका इंपॉर्टेंट है एसीआईओ आईबी एग्जाम के लिए भी, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेम ही अरिथमेटिक पोर्शन एसीआईओ आईबी में पूछा जाता है जनरली। एसएससी एग्जाम्स में सारे के सारे पोर्शंस पूछे जाते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक भी और एडवांस्ड भी। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ सीखी थी वही यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं कम टाइम के अंदर। ठीक है, मैंने कंसेप्ट बताया था आपको a इंटू बी अगर c के बराबर हो तो a में अगर कोई चेंज करें और b में अगर कोई चेंज करें तो c में वो किस तरह से दिखेगा। तो थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ आपको। ठीक है, हमने एक फॉर्म देखी थी a इंटू बी अगर c के बराबर है। मैंने कहा था अगर मैं a को a% से इंक्रीज कर दूँ, b को b% से इंक्रीज कर दूँ तो मेरे पास c में क्या चेंज देखने को मिलेगा। तो आप कहोगे सर जो c में चेंज होगा ना परसेंटेज में, वो होगा मेरे पास a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100%। ठीक है, एक हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। आगे बढ़ता हूँ। अब मेरे पास तीन वेरिएबल्स हों, अगर मेरा d बराबर है a इंटू बी इंटू सी के, तो मैंने कहा a को अगर मैंने a% से इंक्रीज कर दिया, b को b% से इंक्रीज कर दिया और c को मैंने c% से इंक्रीज कर दिया, तो d में चेंज कितना होगा। आप कहोगे सर a मेरा कन्वर्ट हो जाएगा a% से बढ़ा, मतलब ये हो जाएगा a इंटू 100 प्लस a डिवाइडेड बाई 100। b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b इंटू में 100 प्लस b डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि सारे इंक्रीज कर रहे हैं। अगर मैं c की बात करूँ, c को मैंने c% से इंक्रीज करा तो c हो जाएगा c इंटू में 100 प्लस c डिवाइडेड बाई 100। ये किसके बराबर आ जाएगा, मेरे पास d न्यू की वैल्यू आ जाएगी, d डैश की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, d की वैल्यू ये है, d डैश की वैल्यू यहाँ से आ गई। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास d बाई डी डैश की वैल्यू या फिर d डैश बाई डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a से a, b से b और c से c कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा रेशियो में 100 प्लस a डिवाइडेड बाई 100, 100 प्लस b डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा 100 प्लस c डिवाइडेड बाई 100। इसका मतलब क्या है, अगर a की वैल्यू मेरे पास 100 थी तो वो a% से इंक्रीज हुई, तो मतलब क्या हो गई 100 प्लस a हो गई। b की वैल्यू पहले 100 थी तो 100 से बढ़ के कितनी होगी 100 प्लस b, और c की वैल्यू पहले 100 थी तो 100 c% से बढ़ के 100 प्लस c हो गई। ठीक है, तो d रेशियो d मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इससे नेट चेंज हम बाद में निकाल सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, वो लास्ट क्लास में हम ये सब पढ़ चुके हैं। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे हमने। ठीक है, मैंने आपको बताया था टोटल सेल अगर एक किसी कंपनी में हो, ठीक है, आपने मान लो 50 आर्टिकल बेचे। ठीक है, अगर एक आर्टिकल का प्राइस आपको पता है कि इसे एक आर्टिकल 100 रुपये का है, तो टोटल रिवेन्यू कितना कलेक्ट होगा, आपका रिवेन्यू होगा 50 इंटू 100 5000। तो क्या ये मेरे पास वही फॉर्म हो गई a इंटू बी इक्वल्स टू सी वाली। इसी तरह से हमने क्वांटिटी इंटू प्राइस पढ़ा था, एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। और मैंने कहा पाई इंटू रेडियस, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल है, तो यहाँ पे भी रेडियस इंटू रेडियस किसके बराबर आ रहा है, a के बराबर। तो वही फॉर्म चल रही है मेरी सब जगह। ठीक, और मैंने आपको कुछ मेंसुरेशन के फॉर्मूले दिखाए थे कि यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें यूज हो जाएंगी। ठीक है, इंटीजर वैल्यू को जब भी हम परसेंटेज में बात कर रहे होते हैं तो कॉन्स्टेंट वैल्यूज को हटा के हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स में चेंजेस लाके अपना आंसर निकाल लेते हैं। अब मेरा नया क्वेश्चन है मेरे पास, ट्राई करो क्वेश्चन में क्या आएगा आंसर। देखो क्वेश्चन में कहता है एक सिनेमा हॉल है, ठीक है, थिएटर में आप गए होंगे, वहाँ पे क्या होता है, सीट्स होती हैं बहुत सारी बैठने की। ठीक है, अब आपको पता है कि मैक्सिमम रेवेन्यू हम कितना जनरेट कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा, एक सीट का मेरा प्राइस होगा, टिकट का प्राइस होता है एक तो मेरे पास, और एक होता है मेरे पास कितनी टिकट्स मेरी बिकी। तो क्या वही मेरा पूरा रेवेन्यू होता है, जो यहाँ पे जिनका सिनेमा हॉल रहा होगा तो उसके पास कितने पैसे कलेक्ट होंगे, जितनी सीट्स हैं या फिर जितने मेरे पास टिकट बिकी और एक टिकट का प्राइस कितना है, वो टोटल रेवेन्यू के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है सिनेमा हॉल ने क्या करा, सीट जो है ना वो बढ़ा दी। अगर सीट्स बढ़ा दी तो नंबर ऑफ टिकट्स क्या बिक सकती हैं, ज़्यादा बिक सकती हैं। तो उसने सीट कितने बढ़ा दी, यहाँ पे 46% से सीट बढ़ा दी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो टिकट का प्राइस है 46% से डिक्रीज कर दिया। तो हमें बताना है नेट चेंज क्या होगा उसके रेवेन्यू के अंदर। तो आप देखोगे यहाँ पे ये नहीं दे रखा कि कितने टिकट्स बिके हैं, लेकिन उसने सीट्स बढ़ा दी, तो हम ये मान के चलेंगे सीट्स बढ़ गई तो उसके जो नंबर ऑफ टिकट्स हैं वो भी क्या बिकेंगे, ज़्यादा बिकेंगे। और पर टिकट प्राइस की अगर मैं बात करूँ वो मेरा रिड्यूस हो गया 46% से, तो रेवेन्यू में क्या चेंज आएगा। क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। आप कहोगे सर ये टिकट का प्राइस क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो ये -46% होगा। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ टिकट्स की बात करूं, सीट्स बढ़ गई तो नंबर ऑफ टिकट ज़्यादा बिक सकती हैं, +46%, और ये 46 इंटू में
-46 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकता हूँ, एक माइनस में एक प्लस में। सोल्व करेंगे तो ये तो मेरा कट गया। 46 इंटू 46 क्या होता है, जो कैलकुलेशन वाली वीडियो उसमें मैंने बताया था, 46 का स्क्वायर करना है तो एक 50 से कितना कम है, 4 कम है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा, 16। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 25 से कंपेयर करेंगे, 25 में से 4 हटा देंगे तो मेरे पास आएगी वैल्यू कितनी, 21। तो 46 का स्क्वायर होगा 2116। अगर मैं इसे 100 से भाग दे दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, -21.16%। परसेंटेज में बताना है तो -21.16% का हमें क्या होगा, रिवेन्यू कम कलेक्ट होगा। नेगेटिव का मतलब कम कलेक्ट होगा, तो रिवेन्यू डिक्रीज हो गया 21.16% से। क्लियर है। तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। और मैंने कहा जब आपके पास इस तरह की फॉर्म हो, a इंटू बी इक्वल टू सी फॉर्म हो, अगर a मेरा से x% से इंक्रीज कर रहा है और b मेरा x ही % से डिक्रीज कर रहा है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो c में क्या चेंज आएगा, c की वैल्यू डिक्रीज करेगी, कितने प्रतिशत से डिक्रीज करेगी, ये डिक्रीज करेगी x²/100 से। ठीक है, चलूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, क्वेश्चन में कहता है बशीर के जो वर्किंग आवर है ना एक दिन के, वो इंक्रीज कर जाते हैं 15% से, और उसके वेजेस पर आवर वो इंक्रीज कर जाते हैं 20% से। हमें बताना है कि उसकी डेली अर्निंग कितने प्रतिशत से इंक्रीज करेगी। CGL 2017 का क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप हो, ठीक है, मैंने कहा आप 1 घंटे के 10 रुपये कमाते हो, ठीक है, 10 रुपये 1 घंटे में आप कमा रहे हो, और आप दिन में 8 घंटे काम कर रहे हो, तो आप पूरे दिन में कितना कमाओगे। आप कहोगे सर 1 घंटे के 10 रुपये मिल रहे हैं, अगर मैं 8 घंटे काम करूंगा तो पूरे दिन भर के मुझे 80 रुपये मिलेंगे। क्या मेरी एक दिन की अर्निंग 80 रुपये हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अच्छा अगर मैं क्या हूँ इसे एक फॉर्मूले में लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ वेजेस पर आवर, जो 1 घंटे में वेजेस मिलेंगे, इनटू में नंबर ऑफ आवर्स, हमने कितने घंटे काम करा पर डे, ये किसके बराबर होगा। क्या मैं कह सकता हूँ ये अर्निंग पर डे के बराबर है, पूरे दिन में कितनी कमाई हुई उसके बराबर हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे मेरे पास बशीर के जो वेजेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, पर आवर वेजेस 15% से, ये 15% से इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ आवर्स पर डे कितने प्रतिशत से, 20% से इंक्रीज हो रहे हैं। तो नेट चेंज कितना आएगा उसकी अर्निंग में। आप कहोगे सर अगेन वही फॉर्मूला बन रहा है, a इंटू बी इक्वल टू सी के बराबर आ रहा है, सी में चेंज बताना है, a और b का चेंज दे रखा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 + 20 + 15 इंटू 20 भाग 100। अब ये 15 जमा 20 तो हो गया 35, और ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 20 300 भाग 100, तो 35 जमा 3 बचेगा मेरे पास, और ये आ जाएगा 38%। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर मारना है, ऑप्शन पे नजर डली, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिख रहा हूँ, एक चीज़ समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, वरना आपको क्या करना था, 15 जमा 20 35, प्लस में क्या करेंगे 15 इंटू 20 300 भाग 100, तो मतलब देगा 3, आंसर आ जाएगा 38%। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है मेरे पास, जो जूस की सप्लाई है ना वो 35 दिन तक चलती है। ठीक है, अगर इसका यूज मतलब जो दिन में जूस पीने वाले लोग होंगे वो 40% से हम बढ़ा दें तो हमें बताना है जूस कितने टाइम तक चलेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं जूस की बात करूं, क्या मैं कह सकता हूं जूस की जो पर डे कंजम्पशन है, एक दिन में जितना जूस लगेगा, इनटू में कितने दिन तक जूस चलेगा, ये मेरा किसके बराबर होगा, टोटल क्वांटिटी के बराबर होगा, जो जूस की टोटल क्वांटिटी है। ठीक, तो अगर मैं कहूँ मेरे पास एक दिन में जो पर डे की कंजम्पशन है मेरी जूस की वो है x लीटर, मान ली, कुछ भी मान लिया। ठीक है, और ये चलता है कितने दिन तक, 35 दिन तक, तो टोटल क्वांटिटी मेरे पास जूस की इतनी होगी। अब मैंने क्या करा, जो मेरी पर डे कंजम्पशन थी मैंने उसे इंक्रीज कर दिया 40% से। ठीक है, तो 40% से इंक्रीज करूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप कहोगे अगर पहले 5 थी तो अब 2 से बढ़ के 7 हो जाएगी। 40% से इंक्रीज करने का मतलब है x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 100 थी तो अब 40% से बढ़ के 140 हो गई, तो x 7/5 ही होगा ना। तो अब मेरी डेली कंजम्पशन हो गई इतनी, तो मुझे बताना है कितने दिनों तक चलेगा। ठीक, तो मैंने मान लिया d डेज तक चलेगा। क्या ये भी मेरा टोटल क्वांटिटी के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने कहा टोटल क्वांटिटी को इक्वल करा, आप देखोगे x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 पैसे से काटूंगा 35 को, तो ये वैल्यू 5, और d की वैल्यू 5 इंटू 5 मेरे पास 25 डेज। तो अब मेरी जो जूस की सब क्वांटिटी है वो 25 दिन तक चलेगी अगर मैंने कंजम्पशन को 40% से बढ़ा दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा आप ये भी कह सकते हो, देखो पर डे कंजम्पशन इनटू में नंबर ऑफ डेज,
मेरा किसके बराबर है, टोटल क्वांटिटी की। क्या टोटल क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसे तो हमने नहीं छेड़ा, जूस मेरे पास टोटल जितना था उतना ही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो नंबर ऑफ डेज है वो मेरा टोटल क्वांटिटी बाय क्या आ जाएगा, कंजम्पशन के बराबर हो जाएगा। और मैं कह सकता हूँ अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ डेज जितना मेरा जूस चलेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पर डे कंजम्पशन के। इसका मतलब ये है कि अगर आप कंजम्पशन को बढ़ाओगे, दिन में ज़्यादा जूस पियोगे तो आपका कितने दिन तक चलेगा, कम डेज तक चलेगा। अगर कंजम्पशन कम करोगे, कम जूस पियोगे तो आपका जो जूस है वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। लॉजिकल बात है, बिल्कुल है। तो मैंने कहा अगर मैं कंजम्पशन की बात करता हूँ, मेरी जो कंजम्पशन है वो पहले से बढ़ गई कितनी, 20%। तो आप कहोगे सर कंजम्पशन ये मेरे पास ओल्ड लिख लो, ये मेरे पास लिख लो न्यू। कंजम्पशन पहले कितनी थी मेरी, मान लो 5 थी, तो अब 40% से बढ़ के कितनी हो गई, 40% 5 का कितना हो जाएगा, 2। तो 2 से कंजम्पशन बढ़ी तो अब नई कंजम्पशन हो गई 7। अगर कंजम्पशन 5 से 7 हो गई तो नंबर ऑफ डेज कितने दिन तक मेरा जूस चलेगा, वो इसका इन्वर्स हो जाएगा। या तो आप कह सकते हो ये हो जाएगा मेरे पास 1/5 रेशियो 1/7। वरना लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप क्या करोगे, 1/5 1/7 का एलसीएम आएगा मेरे पास 5 और 7 का एलसीएम 35 से गुना करोगे तो ये वैल्यू मेरे पास 7/5 आ जाएगी। वरना आप क्या कर सकते हो, जब दो ही वैल्यू हो और उनका इन्वर्स रेशियो लिखना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो मैंने कहा जूस अगर पहले 7 दिन लास्ट करता था तो अब कितने दिन लास्ट करेगा, 5 दिन। पहले कितने दिन कर रहा था एक्चुअल में, 35 दिन। तो क्या मैं कह सकता हूँ 7 रेशियो मेरा किसके बराबर, 35 के बराबर। तो 1 रेशियो किसके बराबर, 5 के बराबर। अब जूस कितने दिन चल रहा है, 5 रेशियो चल रहा है, तो 5 रेशियो इंटू 5 ये हो जाएगा 25 दिन। तो जूस की सप्लाई मेरी 25 दिन तक लास्ट करेगी, 25 दिन तक जूस चलेगा अगर कंजम्पशन को 40% से बढ़ा दिया गया। अगेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो ट्राई। आप पढ़ाई कर रहे हो, घर में अपने कमरे में बैठ के कर रहे होगे, मैं मान रहा हूँ। घर का कमरा कैसा होता है, क्या कुछ इस तरह का डब्बा सा दिखता है आपको, ठीक है, क्यूबॉइडल शेप होती है, ठीक है, इस तरह का ही कमरा है ना घर का आपका। अरे एक सेकेंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, घर में आप देखोगे एक ज़मीन होगी आपके पास, ठीक है, 4 दीवारें होंगी, एक छत होगी, ऐसे ही होता है। इस शेप को हम कहते हैं क्यूबॉइड शेप, ठीक है। ये मेरी लेंथ होती है इसकी, ये मेरी ब्रेथ होती है और ये मेरी इसकी हाइट होती है। अगर मैं बात करूँ इसकी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होती है मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, जो लेंथ है ना क्यूबॉइड की वो मैंने बढ़ा दी किससे, 50% से। ब्रेथ को मैंने बढ़ा दिया घटा दिया 20% से, और हाइट को मैंने घटा दिया x% से। और इसकी वजह से जो वॉल्यूम में बदलाव आया वो मेरा 4% का बदलाव आया। हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम न्यू रेशियो वॉल्यूम ओल्ड, तो आप कहोगे वॉल्यूम आपकी घट गई 4% से, तो इसका मतलब अगर पहले वॉल्यूम आपकी 100 थी तो अब 4% से घट के क्या वो 96 रह गई होगी, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे अगर वॉल्यूम को मैं लेंथ ब्रेथ और हाइट की टर्म्स में लिखना चाहूँ, आप कहोगे सर लेंथ मेरे पास पहले कितनी थी, लेंथ मेरी पहले से अब बढ़ गई है 50%। तो मतलब 50% होता है 1/2, मतलब पहले अगर 2 लेंथ थी तो अब 1 रेशियो और बढ़ जाएगी, तो अब कितनी हो जाएगी, 2 + 1 3 रेशियो। तो मैंने कहा लेंथ पहले अगर 2 थी तो अब हो गई कितनी, 3। आगे मल्टीप्लाई करता हूँ। अब मैं ब्रेथ की बात करता हूँ, जो विड्थ है मेरी वो डिक्रीज कर गई 20% से। तो क्या मैं अब डायरेक्टली कह सकता हूँ अगर विड्थ पहले 5 थी तो अब 1 रेशियो कम हो जाएगी और ये 4 रह जाएगी। आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं हाइट की बात करूँ, हाइट डिक्रीज कर गई x% से, तो मतलब हाइट अगर पहले 100 थी तो अब कितनी रह गई होगी, 100 - x रह गई होगी। ये सब पढ़ चुके हैं। सोल्व करके क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 100 से आपका 100 कट जाएगा, 4 तिया 12 होता है, 12 से 96 पूरा का पूरा कटेगा, कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। और यहाँ पे मेरे पास 100 - x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दूनी 10 × 8 80, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो जो मैंने ब्रेथ अपनी घटाई होगी वो कितने प्रतिशत से, 20% से घटाई होगी। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, मेरे पास एक ऑफिस है जिसके अंदर इनिशियली कितने एम्प्लॉय हैं, n एम्प्लॉय हैं, ठीक है। HR जो मैनेजर है उसने पहले P% एम्प्लॉय को हायर किया। अगर P% एम्प्लॉय को हायर किया गया तो अब एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर 100 + P / 100, इतने एम्प्लॉयज हो जाएंगे।
अगर मैं बात करूं, वो कहता है 1 महीने के बाद क्यों % एम्प्लॉय ने ऑफिस छोड़ दिया। तो अभी इतने एम्प्लॉय हैं, क्यों % एम्प्लॉयज अगर ऑफिस छोड़ के जाएंगे तो कितने एम्प्लॉयज बचेंगे। आप कहोगे पहले अगर 100 एम्प्लॉय थे, अब 100 माइनस क्यों एम्प्लॉय रह जाएंगे। ठीक है, तो मतलब अब जो फाइनली मेरे पास क्यों % एम्प्लॉय जब छोड़ के चले गए ऑफिस, तो इतने एम्प्लॉय बचे हैं। अब क्वेश्चन में क्या था, फाइनली जो मेरे पास एम्प्लॉय है ना ऑफिस में, वो n बचे हुए हैं। तो ये किसके बराबर है, n के। मुझे बताना है p माइनस क्यों की वैल्यू क्या होगी। कैसे सोल्व करोगे, आप कहोगे सर n से n काट दो, मेरे पास यहाँ पे बचा 100 प्लस b इंटू 100 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ये 1 किसके बराबर, 1 के बराबर। सोल्व करूंगा तो यहाँ पे पहले इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से गुना करोगे, तो 100 इंटू 100 मतलब 10,000 प्लस p इंटू 100 है मेरे पास, माइनस q इंटू 100 है, तो मैं 100 को कॉमन लिख के p माइनस क्यू लिख सकता हूँ। और फिर मेरे पास माइनस पी क्यू, ये किसके बराबर, 10,000 के बराबर। ये 100 इंटू 100 जाके उधर चला जाएगा, इससे ये कट जाएगा। पी क्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 100 p माइनस क्यू, और मुझे p माइनस क्यू की वैल्यू बतानी थी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 बाय पी क्यू बाई 100। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया बेसिक तरीका करने का। क्या और कोई तरीका भी है, बिल्कुल है। आप कहोगे सर पहले n एम्प्लॉयज थे, फिर मैंने क्या करा, p% एम्प्लॉयज को बढ़ाया, फिर मैंने क्या करा, q% एम्प्लॉयज को घटाया, और जो फाइनली मेरे पास एम्प्लॉयज निकल के आए, क्या वो भी n ही है। तो आप देखोगे जो मेरे पास इनिशियली एम्प्लॉयज थे और जो मेरे पास फाइनली एम्प्लॉयज हैं, क्या इनमें जो डिफरेंस आया है, परसेंटेज चेंज जो हुआ है, क्या वो 0% का है, कुछ भी बदलाव नहीं आया। इनिशियल भी उतने ही एम्प्लॉयज थे, फाइनल भी उतने एम्प्लॉयज थे। तो क्या मैं यहाँ पे सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या ये 0 के बराबर हो जाएगा। परसेंटेज चेंज इनिशियल और फाइनल वैल्यू में 0 का है, 2 बार सक्सेसिवली लगाया हमने, ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था। तो आप कहोगे सर p% का इंक्रीज है तो ये प्लस p, q% का डिक्रीज है तो माइनस q, प्लस p इंटू माइनस क्यू मेरा किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से सोल्व करूंगा तो p माइनस क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगा माइनस पी क्यू बाई 100, इधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो पी क्यू बाई 100। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलूं आगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट है। जैसे क्रैश कोर्स हमारा यूट्यूब पे चल रहा है, एडवांस का अनअकैडमी पे भी क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने सीक्वेंस एंड सीरीज सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कर लिए। बेसिक ज्योमेट्री हमने स्टार्ट करी थी, लाइन्स एंड एंगल्स हो गया। ट्राइंगल्स की भी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, एक क्लासेस अभी और भी 3-4 क्लासेस होंगी जब जाके ट्राइंगल कंप्लीट होगा। उसके साथ साथ अभी IBACIO का एग्जाम भी आ रहा था, तो मैंने क्या करा, वहाँ पे टाइम एंड वर्क चैप्टर कंप्लीट मैं आपको 2 घंटे की मैराथन क्लास में कराऊंगा। बिल्कुल बेसिक से, कोई प्रीवियस नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल बेसिक से टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, ये क्रैश कोर्स की तरह ही है, बहुत लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ेंगे। बस ऐसा होगा कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको मिला, एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे, अपना आंसर मार्क करोगे, डेट्स इट, राइट। तो बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, ईजी चैप्टर है, और क्वेश्चन जो आएंगे वो एक ज़्यादा हाई लेवल पे जाएंगे भी नहीं, तो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। CGL मेंस के हिसाब से नहीं कह रहा, लेकिन IBACIO या फिर SSC में जो प्री में क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओगे आप। ठीक है, इतना 2 घंटे में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आप अनअकैडमी पे पहली बार ज्वाइन करोगे, अनअकैडमी एप्लीकेशन पहली बार इंस्टॉल करोगे, तो फ्री क्लासेस देखने के लिए भी आपको अनलॉक कोड लगाना पड़ेगा, डेट इज RB10। ये अप्लाई कर देना, ये सारी की सारी फ्री क्लासेस हैं, तो आप देख पाओगे। ठीक है, अगर अनअकैडमी प्लस से आप पूरी तैयारी करना चाहते हो तो रेफरल कोड RB10 ही है। ठीक है, तो जितने भी प्लान्स हैं अनअकैडमी पे, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाई ना, सब पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड को लगाने के बाद। और भी बहुत सारी मेरी फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं, जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मैंने अनअकैडमी पे पढ़ा रखा है, वो आप फ्री क्लासेस की फॉर्म में देख सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ठीक है, वो पढ़ा रखा है वहाँ पे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर हो गया, और भी मल्टीपल वीडियोज हैं, 90+ फ्री क्लासेस हैं, जैसे यूट्यूब पे आती है, अनअकैडमी पे भी आती रहती हैं, तो वो सारी क्लासेस आप देख सकते हो। बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की। ठीक है, उससे कम होती भी नहीं वहाँ पे क्लासेस, तो वो सारी क्लासेस का आप फ़ायदा उठा सकते हो। बाकी मैंने बताया अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, तो आप पूरी तैयारी SSC एग्जाम्स की, CGL CHSL CPO किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी से कर सकते हो। प्लान्स कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से चूज कर लो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक, आगे देखो, हमारे पास एक रिलेशन होता है, प्राइस इंटू क्वान्टिटी इक्वल्स टू टोटल अमाउंट। मान लो आप बाजार गए सब्जी लेने, ठीक है, दुकानदार भैया ने कहा कि आलू है मेरे 100 रुपये किलो। ठीक है, ठीक है, आपको घर पे लेके जाना है 10 किलो आलू।
तो आप कितने रुपए पे करोगे? आप कहोगे सर 100 रुपये किलो आलू है, 10 किलो लेके जाऊंगा तो मुझे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 100 × 10, 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक। अच्छा बाई चांस एक चीज़ कहो कि घर से मम्मी ने आपको 1000 रुपये ही दिए हैं, ठीक है, पापा ने आपको 1000 रुपये ही दिए हैं, अगर आप अर्निंग नहीं हो, लेने पड़ रहे हैं घर वालों से पैसे, तो आपके पास अब 1000 रुपये हैं। अब क्या हुआ, दुकानदार ने क्या कर दिया, दुकानदार ने कहा आलू की कीमत 100 रुपये किलो नहीं है भैया, डबल हो गई, महंगाई बढ़ गई, आलू की कीमत हो गई मेरे पास 200 रुपये। अगर आलू की कीमत 200 रुपये पर किलो हो गई तो क्या अब भी आप अपना 10 किलो आलू खरीद पाओगे? इसका आंसर होगा नहीं। कि सर अगर आलू की कीमत 200 रुपये किलो है और मेरे पास 1000 रुपये ही है तो कितने किलो आलू खरीद पाऊंगा? 1000 बाय 200। तो अब मैं कितने किलो आलू खरीद पा रहा हूँ? 5 किलो आलू खरीद पा रहा हूँ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास टोटल अमाउंट फिक्स कर दिया जाए, आप घर से सेम पैसे लेके चले हो, मार्केट जा रहे हो, पैसे फिक्स हैं आपके पास कि हाँ मुझे इतने रुपए ही खर्च करने हैं, ठीक है। मान लो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, उससे आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। अब कोई आप बिजनेस आइडिया उसमें तो इन्वेस्ट करोगे नहीं जिसमें 30 लाख रुपए का खर्चा है। आप कहोगे सर 10 लाख रुपए में ही है, चाहे छोटा हो बिजनेस चाहे बड़ा हो, जितना भी सामान आएगा मैं उतना 10 लाख रुपए का ही लूँगा, ठीक। तो आपके पास अगर टोटल अमाउंट फिक्स हो जाए तो मैं कह सकता हूँ जो आपको क्वांटिटी खरीदनी है, अगर प्राइस उसका बढ़ गया, जैसे यहाँ पे पहले 100 रुपये था आलू का प्राइस, अब 200 रुपये हो गया, तो क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ी। अगर प्राइस आपका 2 गुना हो गया तो आपने कहा क्वांटिटी सर मेरी कितनी हो गई? 1/2 हो गई। क्वांटिटी कितनी हो गई? मेरी हाफ हो गई। तो कह सकता हूं मैं, अगर आपको पैसे सेम बराबर खर्च करने हैं तो जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा तो जो आप क्वांटिटी परचेज कर सकते हो वो कम हो जाएगी या फिर आपकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, ठीक है। प्राइस गिर जाएगा, मान लो 100 रुपये से आलू की कीमत हो जाती 50 रुपये किलो, तो आप कितने किलो खरीद पाते हैं? आप कहते हैं सर यहाँ पे अगर 1000 रुपये होते तो मैं 20 किलो खरीद पाता। तो अगर प्राइस की कीमत गिरेगी तो क्वांटिटी की कीमत बढ़ेगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप। जैसे अभी हमने देखा था कि पर डे कंजप्शन इनटू में नंबर ऑफ डेज टोटल क्वांटिटी के बराबर था। तो जैसे जैसे पर डे कंजप्शन मेरी बढ़ती जा रही थी तो मैं कम दिनों तक खाने को यूज कर पा रहा था, जूस को पी पा रहा था। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, अगर सामान की कीमत बढ़ जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी या फिर जो क्वांटिटी आप खरीद पा रहे हो आप पहले से कम खरीदना पड़ेगा। क्लियर है ये पॉइंट? चलूँ आगे। इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हो, मैंने कहा प्राइस इंटू क्वांटिटी अमाउंट के बराबर है। अगर अमाउंट को मैंने कांस्टेंट कर दिया तो प्राइस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अमाउंट अपॉन में क्वांटिटी। अगर ये कांस्टेंट है, ये फिक्स वैल्यू है, तो मेरा प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी हो जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। अब इसी पे बेस्ड 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आएगा जिस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। देखो क्वेश्चन में कहता है अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ शुगर। अगर शुगर की कीमत 10% से घटा दी जाए तो हाउसवाइफ क्या कर सकती है? 1116 रुपये में 6.2 kg ज़्यादा शुगर खरीद सकती है। हमें बताना है शुगर का घटा हुआ प्राइस कितना होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं यहाँ पे प्राइस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक मेरे पास ओल्ड प्राइस रहा होगा, एक मेरे पास न्यू प्राइस रहा होगा। प्राइस में कितनी गिरावट आई? 10% की। तो क्या मैं कह सकता हूँ अगर मेरा पुराना प्राइस 10 रुपये था तो अब 1 रुपये से घट जाएगा, 10 का 10% 1 होगा, तो क्या मेरे नई कीमत जो होगी प्राइस की वो कितनी हो जाएगी? 9 रुपये हो जाएगी। ये मेरे प्राइस की कीमत है, प्राइस है मतलब शुगर का। अच्छा आप कितने रुपये खर्च करना चाहते हो? जो हाउस वाइफ है वो कितना रुपये खर्च करना चाहती है? 1116 रुपये, ठीक। अच्छा अगर मैं बात करूँ, प्राइस तो पहले भी वो इतना ही खर्च करना चाहते थे जब शुगर 10 रुपये किलो थी, अब 9 रुपये किलो मैंने मान ली, तब भी वो इतने ही रुपये खर्च करना चाहती है। तो क्या मैं कह सकता हूँ क्वांटिटी में बदलाव आएगा? आप कहोगे अगर ये प्राइस का रेशियो 10:9 है तो क्या क्वांटिटी का रेशियो मेरे पास 9:10 हो जाएगा? इसका इनवर्स, ठीक। अगर मैं बात करूँ, आप दोबारा वेरीफाई करोगे, मैंने कहा प्राइस इंटू क्वांटिटी तो बराबर रहेगा, जो अमाउंट है वो मेरा फिक्स है, तो आप कहोगे 9 × 10 90 है। क्या ये फिक्स है मेरा इसके बराबर? अगर हम बात करें यहाँ पे भी 10 × 9 90 है, क्या ये मेरा क्वांटिटी के बराबर है? फिक्स, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि जब मेरा प्राइस में रिडक्शन हुआ तो जो हाउसवाइफ है ना वो 6.2 kg शुगर ज़्यादा खरीद पा रही है। यहाँ पे शुगर पहले दे रखा है कि वो 9 रेशियो खरीद पा रही थी, अब 10 रेशियो खरीद पा रही है। क्या वो 1 रेशियो शुगर ज़्यादा खरीद पा रही है? क्या ये मेरा 1 रेशियो ही 6.2 kg के बराबर है? अगर मेरा 1 रेशियो 6.2 kg के बराबर है तो क्या मैं कह सकता हूँ वो नई कितनी क्वांटिटी खरीदेगी? वो 10 रेशियो खरीदेगी, 10 × 6.2 वो 62 किलो अब शुगर खरीद सकती है। कितने रुपए की खरीद सकती है? 1116 रुपये की। तो क्या मैं नया प्राइस बता सकता हूँ? नया प्राइस क्या रहा होगा शुगर का? आप कहोगे सर 1116 ये प्राइस है, उसके बाद टोटल पैसे हैं।
अमाउंट है, अमाउंट डिवाइडेड बाय अगर मैं क्वांटिटी कर दूंगा तो मेरे पास प्राइस आ जाएगा, 1 किलो की कीमत आ जाएगी। तो मैंने कहा ये हो जाएगा 1116 डिवाइडेड बाय 62। इसे सोल्व कर लोगे, आप देखोगे, ध्यान देना इस चीज़ पे, यूनिट डिजिट से भी कर सकता हूँ मैं क्योंकि पॉइंट में कोई भी वैल्यू नहीं है। आप कहोगे जैसे मैंने सेम मान लो डिवाइड करना है 6 को 2 से, तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दूँ मैं 1, तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आएगी 16/2। क्या ये वाली वैल्यू मेरे पास अब 8 बन जाएगी। अच्छा अगर मैं बात करूँ 1 की जगह मैं 2 कर दूँ 26/2, ये वाली वैल्यू क्या आएगी 13 आएगी, यूनिट डिजिट फिर 3 आ गई मेरे पास। अगर मेरे पास यहाँ पे 26 की जगह 36/2 होता तो यूनिट क्या आता मेरे पास, ये आता 18, यूनिट डिजिट फिर 8 आ गई। तो क्या ये रिपीट करेगा, जब भी किसी भी नंबर को आप नीचे इवन वैल्यू से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या होता है, यूनिट डिजिट 2 आ सकती हैं। तो मैंने कहा 2 से जब भी मैं 6 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास या तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, या तो मेरे पास यूनिट डिजिट 3 आएगी या फिर 8 आएगी। ऑप्शन में चेक करूंगा यूनिट डिजिट 3 तो कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। क्लियर है, ठीक। एक तो ये हो गया। बाकी दूसरा तरीका ये भी होता है कि जो हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे ओल्ड प्राइस कितना था 10 रेशियो, नया प्राइस कितना है 9 रेशियो, तो चांसेस होते हैं कि जो मेरा प्राइस हो 9 का मल्टीपल हो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्वांटिटी निकाली 18 रुपये है नया प्राइस, क्या ये 9 रेशियो के बराबर है। अगर ये हमारे पास 9 रेशियो के बराबर है 18 रुपये, हमसे पूछ लेते ओरिजिनल प्राइस बता दो, तो ओरिजिनल प्राइस कहते हैं आप 9 × 2 तो 18 है, तो 10 × 2 कितना हो जाता 20 रुपये, ये मेरा ओरिजिनल प्राइस हो जाता शुगर का, ठीक। वरना हमने यहाँ पे सोल्व करके निकाल ही लिया, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 18। वरना आप इसे 2 से काट देते, और क्या कर सकते थे, 2 से काट दिया मान लो इसे मैंने, तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे मेरे पास 31 बनेगा, यहाँ से मेरे पास कितना बचेगा 5, और ये वैल्यू बनेगी मेरे पास 8। अब 1 से किसी भी नंबर को भाग दोगे, इसे भाग देना है क्या यूनिट डिजिट से, ये मेरे पास हमेशा 8 ही आएगा लास्ट में, तभी कटेगा पूरा का पूरा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अगर आप 8 को काटोगे 1 से तो भी 8 आएगा, 18 को काटोगे 1 से तो भी 8 आएगा। तो जब मैं किसी भी ओड नंबर से किसी भी वैल्यू को काटता हूँ तो जो लास्ट डिजिट मतलब होती है मेरे पास वही आंसर हमें आ जाता है। जैसे 1 से काटूंगा तो 8, मान लो मेरे पास कहीं भी बचता कुछ बड़ा नंबर है, लास्ट में 8 है, डिवाइडेड बाई 3 करता, तो आप देखते हैं यूनिट डिजिट आपकी हमेशा क्या आती, 6 ही आती। सेम बैक करता हूँ यहाँ पे, 8 लास्ट डिजिट हो और 3 से कटने वाली पहली वैल्यू 18 होगी, 18 3 से कटेगा तो कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा। अगली वैल्यू जिसकी यूनिट डिजिट 8 और 3 से कट जाए आप कहोगे 48 को 3 से भाग दूंगा तो यूनिट डिजिट से आप चेक कर सकते हो। तो मैंने कहा यहाँ पे 1 था, ये 8 था, कितने टाइम्स 8 टाइम्स जाएगा, तो लास्ट डिजिट मेरे पास 8 ही होगा। क्लियर। सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहता है, अब जो अंडे के प्राइस है ना वो इंक्रीज कर गए 50% से, तो मैं कह रहा हूँ प्राइस पहले अगर 2 रेशियो था, 50% से इंक्रीज करा तो प्राइस कितना हो गया 3 रेशियो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जो पर्सन है जो अंडे खरीदने जा रहा है वो 4 अंडे कम ले पाता है, कितने रुपए के, 24 रुपए के, ठीक है। तो खर्च कितना करना चाहता है, रुपीज सिर्फ 24, अमाउंट फिक्स है जितना वो खर्च करना चाहेगा। तो प्राइस का रेशियो अगर 2 रेशियो 3 है तो क्वांटिटी का रेशियो मेरे पास 3 रेशियो 2 हो जाएगा, ठीक है। कितने अंडे कम ले पा रहा है अब वो कह रहा है कि 24 रुपए के 4 अंडे कम ले पा रहा है। अब यहाँ पे कितने अंडे कम ले पा रहा है, क्या 1 रेशियो, तो मैं कह सकता हूँ मेरा 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, मेरा 1 रेशियो 4 के बराबर हो जाएगा। अगर 1 रेशियो 4 के बराबर, हमसे क्या पूछा है, हमसे ओरिजिनल कीमत पूछी है अंडों की 1 दर्जन की, तो 1 रेशियो 4 के बराबर तो ओरिजिनली कितने अंडे खरीदता होगा वो, तो 3 रेशियो 4, 3 × 4 ही हो जाएगा मेरे पास कितना 12, तो ओरिजिनली वो 12 अंडे खरीदता होगा, क्वांटिटी आ गई मेरे पास। अच्छा 12 अंडे कितने के खरीदता था, क्वेश्चन में दे रखा है 24 रुपए के, हमसे पूछा ओरिजिनल रेट बता दो एक्स पर दर्जन का, तो 1 दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12 अंडे होते हैं, तो 12 1 की कीमत तो हमें दे ही रखी है, 12 1 की कीमत है 24 रुपये, क्वेश्चन हो गया खत्म, 24 ही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा हमसे ये पूछ लेता कि नए प्राइस पे 12 अंडे कितने रुपए के आएंगे, तो आप कहोगे सर ओरिजिनल प्राइस पे 12 अंडे मेरे कितने के आए थे, 24 रुपए के, प्राइस को मैंने कितने % से बढ़ाया था, 50% से, तो आप कह सकते थे सर 2 रेशियो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 2 रेशियो किसके बराबर, अगर मैं 12 अंडे की बात कर रहा हूँ 12x की, तो 2 रेशियो मेरा किसके बराबर है, 12 अंडे आ रहे हैं 24 रुपए के, मुझे बताना है नया प्राइस क्या होगा 12 अंडों का, तो आप कहोगे सर 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 भाग 2 इंटू में 3 ही हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा फिर, ठीक है, अगर नया प्राइस पूछ लेता 12 अंडों का। चलो आगे,
वरना आप क्या करते हैं, यहाँ से एक अंडे का प्राइस निकाल लेते हैं। 12 अंडों की कीमत मेरे पास कितनी है, 24, तो एक अंडे की कीमत कितनी हो जाएगी, 2। एक अंडे की कीमत 2 हो गई, हमसे पूछा है 12 अंडों की कीमत कितनी है, तो 12 अंडों की कीमत तो वापस आप 24 पे चले जाओगे। तो ये कैसे मर्जी कर सकते हो, आपके ऊपर है। चलो आगे। अब मेरे पास है इफेक्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस ऑन कंजम्पशन। ठीक है, अच्छा मान लो आप बाजार से सामान लेने जा रहे हो, मैं वही एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, आपके पास पैसे फिक्स होते हैं या फिर आपका मंथली बजट फिक्स होता है। ठीक है, आप सैलरी एम्प्लॉय हो, मान लो आप 60,000 रुपये कमा रहे हो। ठीक है, आपने फिक्स रखा है कि मैं जो राशन पानी है ना, इस पर 20,000 रुपये ही खर्च करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता मैं खर्च, है, क्योंकि ये होगा आपको और भी खर्चे घर के करने होंगे, तो आपने फिक्स कर दिया 20,000 रुपये। लेकिन क्या आपकी सैलरी से यह डिसाइड होगा कि घर में सामान कितना आएगा? अगर मान लो शुगर की कीमत पहले 100 रुपये थी, अब बढ़ के वो 200 रुपये हो गई या 150 रुपये हो गई, तो क्या क्वांटिटी जितनी शुगर की आप पहले कंज्यूम कर रहे थे अब भी उतनी कर पाओगे अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ी? आप क्या करोगे, शुगर में कटौती करोगे या फिर उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढोगे, आप उसकी जगह कुछ और खाना स्टार्ट कर दोगे। तो मैंने ये कहा जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो हम कंजम्पशन क्या करेंगे, कम कर देंगे, अगर हमें सेम ही खर्च करना है। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के बेस पे आंसर करने की कोशिश करेंगे। करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई, सारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन हैं जो मैं करा रहा हूँ। ये वाला भी प्रीवियस ईयर का, इससे अगला रिसेंटली सीजन 2018 में पूछा गया था, वो वाला दिखाऊंगा, वो अच्छा क्वेश्चन है। और देखो क्वेश्चन में क्या कहता है मेरे पास, जो शुगर का प्राइस है ना उसे मैंने 20% से इंक्रीज कर दिया। तो मैंने क्या मान लिया, शुगर का प्राइस मैं मान लेता हूँ 100 रुपये किलो है शुगर। ठीक है, मान सकता हूँ, परसेंटेज में पूछिए सारी चीज़ें। शुगर का प्राइस मैंने कहा ₹100 रुपये पर किलो है, तो शुगर का प्राइस 100 रुपये किलो है। अब इसका प्राइस बढ़ गया 20% से, तो अब शुगर का प्राइस कितना हो गया, क्या ये 120 रुपये किलो हो गया? एक जो आदमी है ना वो अपना एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% से बढ़ाना चाहता है। तो पहले अगर वो 100 रुपये खर्च कर रहा था 1 किलो शुगर के लिए, अब कितना करेगा, 10% से उसने अपना प्राइस बढ़ाया, अब वो 110 रुपये खर्च करने को राजी है। ठीक, हमें बताना उसकी कंजम्पशन में कितने % का चेंज देखने को मिलेगा। शुगर के लिए वो खर्च कितना चाहता है करना, 110 रुपये। शुगर की कीमत कितनी है, 120 रुपये। क्या वो पूरी क्वांटिटी शुगर की खरीद पाएगा? क्या वो 1 किलो शुगर जैसे पहले लेके जा रहा था ले जा पाएगा? नहीं ले जा पाएगा, उसे अपनी कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। अब कितने % कम करनी पड़ेगी, हमसे यही पूछा गया है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं, तो मैं पहले बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। ठीक है, इस वाले पार्ट में यहाँ पे रेशियो वाले को छोड़ देते हैं, रेशियो से अभी आ जाएंगे। मैंने कहा शुगर की कीमत कितनी है, 100 रुपये किलो है। तो आदमी क्या करता होगा, एक्स क्वांटिटी परचेज करता होगा शुगर की पहले, है ना। अब क्या हुआ, शुगर की प्राइस बढ़ गई। अब शुगर की प्राइस कितनी हो गई मेरे पास, 120 रुपये किलो। ठीक, और आदमी ने भी अपना कंजम्पशन कितना बढ़ा दिया, 10% से बढ़ा दिया। तो अगर वो पहले इतने रुपए खर्च कर रहा था शुगर खरीदने के लिए, ठीक है, शुगर की कीमत 1 किलो की इतनी है, एक्स क्वांटिटी शुगर की खरीदता था, अब उसने अपना क्या करेगा, उसने अपना जो प्राइस है, जो शुगर के लिए अपना बजट रखा था, उसे 10% से बढ़ा दिया। तो अब वो कितने रुपए पे करेगा, 10% एक्स्ट्रा। तो क्या मैं कह सकता हूँ इतने रुपए वो ओवरऑल शुगर खरीदने पे लगाएगा। ठीक है, अगर शुगर 100 रुपये किलो है। लेकिन हुआ क्या, शुगर की कीमत जब 120 रुपये किलो हो गई, तो क्या वो x kg शुगर खरीद पाएगा जितनी पहले खरीद रहा था? नहीं। ठीक है, अब वो इतने पैसे खर्च करेगा शुगर खरीदने के लिए, लेकिन इतने रुपए में कितनी शुगर आएगी? आप कहोगे सर 1 किलो शुगर की कीमत मेरे पास 120 रुपये है, मैं मान लेता हूँ वो y kg शुगर खरीद पाएगा। पहले वो x kg खरीद रहा था, अब कितनी खरीद पाएगा, y kg। तो x और y के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं हम। आप सोल्व करना स्टार्ट करोगे, यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ये x है मेरे पास, ये y है। क्या मैं कह सकता हूँ x बाय y मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 120 भाग 110 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ अगर पहले उसकी कंजम्पशन कितनी थी, पहले अगर वो 120 किलो शुगर लेता था, तो अब कितनी शुगर खरीद पाएगा वो, क्या है वो सिर्फ y kg शुगर खरीद पाएगा। मतलब पहले अगर 12 kg शुगर खरीद रहा था, अब कितना, 11 रेशियो या 11 kg, कुछ भी कह सकते हो। तो शुगर की कंजम्पशन में गिरावट कितने की आ गई, उसकी 1 रेशियो की आ गई। पहले 12 करता था, अब 1 रेशियो कम खरीद पा रहा है। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 1 भाग, पहले कितनी करता था, 12 शुगर खरीदता था, 12 रेशियो, तो 1 भाग 12 इंटू में 100, ये हो जाएगा मेरे पास 8 1/3%। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी लोगों को? ठीक, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमारे पास फाइनली निकल के क्या आया, x रेशियो y, जो उसकी पुरानी कंजम्पशन है शुगर की और जो उसकी नई कंजम्पशन है, उसका रेशियो किसके बराबर है, जो शुगर का मेरा नया प्राइस है, रेशियो जितना वो पैसा शुगर के लिए खर्च करना चाहता है।
ठीक। तो मैंने कहा प्राइस पहले मेरे पास शुगर का 100 रुपये था, अब वो बढ़ के कितना हो गया 120 रुपये। प्राइस हो गया फिक्स 120 रुपये, लेकिन हम खर्च करना चाहते हैं 110 रुपये। तो जितना मैं पैसा खर्च करूंगा उतने ही तो क्वांटिटी में शुगर की खरीद पाऊंगा। तो अगर मैं कंजम्पशन की बात करूं तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, मैं कहूँगा 11:12। ठीक है, अगर मैं 12 kg शुगर खरीद पाता, 110 रेशियो 120 लिख दो पहले, फिर 11:12 लिख दो। मैंने कहा अगर पहले मैं 12 रेशियो शुगर कंज्यूम कर पा रहा था तो अब कितनी कर पाऊंगा, सिर्फ 11 रेशियो कंज्यूम कर पाऊंगा। तो डिक्रीज कितने का हो जाएगा कंजम्पशन में, 1 रेशियो का आंसर कितना हो जाएगा 1/12 इंटू में 100, ये हो जाएगा 8/1/3%। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितनी आप कंजम्पशन करोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना पैसा आप उस चीज़ के लिए पे करना चाहते हो। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। इसी तरह का एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, CGL 2018 में पूछा गया था। काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है समझने में, तो डिटेल में समझना है इसे। मैं बेसिक से भी बताऊंगा, डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा। 1-2 बार रिवाइज करोगे चीज़ें समझ आएंगी। खुद करके जरूर देखना है आपको इस क्वेश्चन को बाद में भी क्लास की। देखो क्वेश्चन में क्या आता है, शुगर का जो प्राइस है ना वो मेरा 28% से बढ़ जाता है। तो मैंने कहा पहले शुगर का प्राइस मान लेते हैं। ओल्ड प्राइस शुगर का कितना है मेरे पास, 100 रुपये है। 100 रुपये की 1 किलो शुगर आ रही है। ठीक है, अब बढ़ गया न्यू प्राइस कितना हो गया मेरे पास 128 रुपये। अच्छा, अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन में क्या आता है कि उसकी जो फैमिली है ना, उसने जो पैसे देने हैं शुगर के लिए, उसने जो प्राइस तो बढ़ गया मेरा 28% से, लेकिन उसने जो खर्च करना है फैमिली ने वो सिर्फ 12% अपना खर्च बढ़ाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या आता है कि अगर फैमिली की कंजम्पशन पहले 18.4 kg थी तो उसकी नई कंजम्पशन कितनी होगी शुगर की। तो मैंने कहा अगर शुगर की कीमत मेरे पास कितनी थी, 100 रुपये किलो थी, तो पहले वो 18.4 kg शुगर कंज्यूम करते थे। तो मैंने कहा 18.4 से गुना कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या ये मेरे पास वो वैल्यू आ जाएगी, वो पैसे आ जाएंगे जो फैमिली पहले खर्च किया करती थी शुगर खरीदने के लिए। ठीक, लेकिन अब क्या हुआ, शुगर की कीमत मेरी बढ़ गई। शुगर की कीमत 100 रुपये से बढ़ के कितनी हो गई, शुगर की कीमत बढ़ के हो गई 128 रुपये। अगर शुगर की कीमत 128 रुपये है तो क्या फैमिली पहले की तरह कंजम्पशन कर सकती है शुगर की, नहीं कर सकती। ठीक है, तो प्राइस इंटू कंजम्पशन में लिख रहा हूँ, मेरे पास टोटल अमाउंट। तो फैमिली ने पहले इतना खर्च करना था शुगर के लिए, अब शुगर की कीमत 128 रुपये हो गई तो उसकी कंजम्पशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन फैमिली ने देखा जैसे प्राइस बढ़ गया तो उसने कहा नहीं, शुगर पे थोड़ा खर्च भी बढ़ाते हैं, हम अपने शुगर पे 12% का खर्च बढ़ा देते हैं। तो इतना पहले खर्च कर रही थी फैमिली शुगर के लिए, अब कितना करेगी, 12% ज़्यादा, क्या 112/100। फैमिली शुगर पे इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, तो फैमिली खर्चा इतना करेगी शुगर के लिए अब। लेकिन अगर हम बात करें शुगर की 1 किलो की कीमत इतनी हो गई, तो मैं मान लेता हूँ अब जो शुगर फैमिली नहीं कंज्यूम करेगी वो कितने किलो खरीद पाएगी, वो x kg शुगर खरीद पाएगी या फिर y kg शुगर खरीद पाएगी। तो जो जितना पैसा खर्च कर रही है ये किसके बराबर होगा, ये 1 किलो शुगर की कीमत है, ये मेरे पास टोटल क्वांटिटी जो फैमिली खरीद सकती है, तो ये टोटल अमाउंट के बराबर हो जाएगा। क्या यहाँ से y की वैल्यू निकाली जा सकती है, 100 से 100 कट जाएगा, मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 18.4 इंटू में 112/128। 112/128 16 से काटूंगा तो ये 7:8, 8 से इसे काटूंगा तो मेरे पास 2:3, 2.3 इंटू में 7, ये वैल्यू आ जाएगी 16.1। ठीक है, तो नई कंजम्पशन जो फैमिली की होगी वो मेरी होगी 16.1 kg की। बेसिक से क्लियर हो गया। देखो अगर कभी भी कंफ्यूजन एग्जाम में बेसिक से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बताता हूँ। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे शुगर की कीमत पहले मैंने 100 रुपये मानी थी, अब 28% से बढ़ गई तो नई शुगर की कीमत 128 रुपये। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ फैमिली ने अपना जो प्राइस है शुगर का, पहले 100 रुपये किलो से दे रहे थे, अब उन्होंने अपना बजट भी थोड़ा बढ़ा दिया, 12% से बढ़ा दिया, तो फैमिली रेडी है 112 रुपये शुगर को पे करने के लिए। 112 रुपये पे कर रही है, लेकिन शुगर की कीमत तो मेरे पास 128 रुपये है। क्या फैमिली जितनी पहले क्वांटिटी परचेज कर पा रही थी उतनी कर पाएगी, आप कहोगे नहीं, जितने पहले परचेज कर रही थी अब उतनी नहीं कर पाएगी। ठीक, तो मैंने कहा जो फैमिली पे करना चाहती है वो 112 रेशियो पे करना चाहती है। ठीक है, लेकिन शुगर पहले जितनी क्वांटिटी खरीदने के लिए उसे 128 रुपये पे करना है, तो वो कम क्वांटिटी यहाँ पे परचेज कर पाएगी। अच्छा, कितनी परचेज कर पाएगी आप कहोगे, तो आप कहोगे सर ये वैल्यू कम है मेरे पास, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले जितनी क्वांटिटी परचेज करती थी, क्या मैं कह सकता हूँ, पहले तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। अगर रेशियो में ही बात कर रहे हैं तो क्या ये मेरे पास आ जाएगा 7:8। ठीक है, फैमिली इतना पे करना चाहती है। ठीक है, शुगर की कीमत मेरे पास है इतनी, 8 रेशियो है। ठीक है, अगर मैं बात करूँगा कंजम्पशन की बात करूँगा तो जितना पैसा पे करोगे आप उतना ही आपका कंजम्पशन होगा।
जितना ज़्यादा पैसा पे करोगे उतना ही ज़्यादा आप खरीद पाओगे। जब शुगर की कीमत बढ़ी नहीं थी तो फैमिली सारी चीज़ें कंज्यूम कर रही थी। तो अगर मैं बात करूं, क्या मैं कह सकता हूं 8 रेशियो मेरा किसके बराबर होगा? 8 रेशियो मेरा बराबर होगा जितनी फैमिली पहले कंज्यूम करती थी, 18.4 kg। अगर फैमिली पहले 18.4 kg कंज्यूम कर लेती तो वो 8 रेशियो है। अब उसे पूरे पैसे दे देती तो वो इतना का इतना कंज्यूम कर देती। अगर वो 128 रुपये पर किलो के हिसाब से शुगर के पैसे दे देती तो वो सारा 18.4 kg अब भी कंज्यूम कर सकती थी। लेकिन अब क्या कर रही है, वो फैमिली पैसे कम दे रही है, जो कीमत है उससे कम पैसे देगी, तो 7 रेशियो पैसे देगी, तो क्वांटिटी भी तो 7 रेशियो मिलेगी। अगर 8 रेशियो मेरे पास 18.4 के बराबर है तो 7 रेशियो किसके बराबर है? 18.4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू में 7। मेरा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 8 से काटूंगा 2.3, 2.3 इंटू में 7, आंसर आ जाएगा 16.1। क्लियर है क्वेश्चन ये? ठीक है, जो ये रेशियो वाला बताया आप इसे एक बार दोबारा देखना, खुद समझने की कोशिश करना एक्चुअली में हो क्या रहा है। वरना आपको पता है अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ गया मेरा और मैंने क्या करा, जो अपना बजट है उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाया, तो मैं कम क्वांटिटी लूँगा, ये तो मुझे पता है। तो अगर मैं पहले 18.4 kg ले रहा था तो अब मैं उससे कम लूँगा। अब कितना कम लूँगा? आपको कुछ नहीं करना, रेशियो आपने निकाल लिया, कितना आप खर्च करना चाहते हो, कितने की कीमत हो गई है। ठीक है, तो आपको कम वाली वैल्यू चाहिए, तो कम कब आएगा? जब मैं इसमें गुना करूँगा किससे? 7/8 से। ठीक है, तो इसी फ्रैक्शन में आपको मल्टीप्लाई करना है 7/8। आपका आंसर आ जाएगा, एक लाइन के अंदर आपका आंसर हो जाएगा 16.1। तो ये याद रखना, कई बार गलती से क्या होता है एग्जाम में हम क्या कर देते हैं 18.4 इंटू 8/7 कर देते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक ये लगा लेना कि अगर आप अपना बजट कम बढ़ा रहे हो, शुगर की कीमत ज़्यादा बढ़ गई, तो क्वांटिटी आप कम लेके जा पाओगे। क्वांटिटी कम लेके जा पाओगे तो 8/7 ना होगे, 7/8 ही होगा। ठीक, सो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जल्दी मिलेंगे नई क्लास में, जिसमें आगे के चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के। ठीक है, इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, सेट थ्योरी करनी है। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज करना है, जो कि थोड़े सिंपल भी हैं। तो वो सारी क्लासेस जल्दी आएंगी। कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी वीडियो जो बन जाए मैं अपलोड करता रहूँगा। अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस भी मैं करा ही रहूँगा, आपको मैंने शेड्यूल बता ही दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।